गुड मॉर्निंग। कैसे भाई आप लोग? आए हो अच्छे ही होंगे। चलिए भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है ना क्लास 10 का, वो है चार्ज। अब आपको जानना सबसे पहले चार्ज होता क्या है। सबसे पहले देखिए, चार्ज में ये इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है आपके यहाँ फिजिक्स में, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत से टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट है, करंट कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट चलेगा तो क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ऐसे चार्ज है। पहले आप इलेक्ट्रिसिटी जान लें। हम बोल सकते हैं द चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का वह चैप्टर या फिजिक्स का वह पार्ट या फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ना, चार्ज के बारे में पढ़ने के लिए एक ब्रांच अलग से बनी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच बनी बेटा, समझो पहले अच्छे से, ये बड़ी डीप बात है घर के, इसीलिए हम बता रहे हैं, सबको बताते भी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक ब्रांच बनाई गई जो किसके बारे में बताती थी? चार्ज के बारे में। केवल चार्ज के बारे में पढ़ने के लिए फिजिक्स की एक ब्रांच बनी। ब्रांच क्या होती है? जैसे साइंस की 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है। अब केमिस्ट्री में 2 पार्ट बने। अब आपके यहाँ साइंस के 3 ब्रांच हैं कि नहीं? आपने 3 ब्रांच पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बायो पढ़ रहे हैं। ये फिजिक्स की 3, साइंस की 3 ब्रांच हो गई। वैसे फिजिक्स में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ब्रांच बनाया गया। जैसे बायो में 2 ब्रांच बनी होगी, एक जीवों के लिए बनी, एक पौधों के लिए बनी, मतलब एक जानवरों के, जीवों के, इंसानों के लिए, एक पौधों के लिए बन गई। आपको पता ना? ठीक है। तो वैसे सेम फिजिक्स में एक ब्रांच बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते थे। अब कंडीशन ये आई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब चार्ज 2 तरीके के होते हैं। एक कंडीशन ये थी कि चार्ज जब रुका हुआ हो तो क्या करेंगे? चार्ज रुका होगा। और दूसरी कंडीशन थी कि अगर चार्ज चल रहा हो। तो ब्रांच ऐसे डिवाइड कर दी गई। पहली बना दी गई इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी बना दी गई इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रो तो लगेगा। ठीक। देखो, जब चार्ज रुका होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वह पार्ट जिसमें रुके हुए चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। जब चार्ज रुका है तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जिसमें हम चलते हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जब चार्ज चलना शुरू कर दे तो वो है इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये आप मान लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई। हम फिनोमिना बता सकते हैं, द फिनोमिना इन विच एनी क्वेरी ऑफ एनी रिएक्शंस या फिर एनी पार्टिकल, एनी में कुछ भी, जहां चार्ज के बारे में हम कुछ भी पढ़ते हो। ठीक। वो इलेक्ट्रोसिटी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। सुनिए, चार्ज इज ए इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इंटेंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब उसका स्वभाव। हम ये बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे, वो चार्ज कहलाती है। अब ये प्रॉपर्टी अर्थ में भी होती है, लेकिन अर्थ क्या करता है? उसे केवल अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, अर्थ केवल अट्रैक्ट करता है, रिपल्स नहीं करता। कभी तुमने सोचा कि तुम धरती पे खड़े हो और तुमको ऊपर यूं भेगे? ऐसा तो हुआ नहीं। हमेशा अर्थ अपनी सेंटर की ओर खींचती है। तो ये प्रॉपर्टी केवल अट्रैक्टिव होती है। ठीक। लेकिन जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, वो ना अट्रैक्ट भी करती है और रिपल्स भी करती है। बात समझ में आई? अगेन चार्ज की डिफिनेशन एक बार आप फिर भी सुन सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जिसमें वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है। अब चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब पहली बात है कि चार्ज उत्पन्न क्यों होते हैं? चार्ज उत्पन्न होने का या पॉजिटिव निगेटिव होने का मीन्स क्या है, क्यों होते हैं, ये सब तो हम आपको बता दें। ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे मान लीजिए मैंने कंघा लिया, उससे अपने बाल को ऐसे झाड़ा, और झाड़ने के बाद में मैं छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लूं और उसके बाद में उसको कंघे के पास ले जाऊं, तो कागज टुकड़े अपने आप आके कंघे में चिपकने लगेंगे। बात समझ में आई? जब हम बाल में झाड़ते हैं कंघे को, बाल झाड़ते हैं कंघे से, तो कंघे में पॉजिटिव, कंघे में चार्ज उत्पन्न हो जाता है और बाल में भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से जब ये पास ले जाते हैं, कागज के छोटे छोटे कपड़ों को, छोटे छोटे कणों को अट्रैक्ट करता है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं। आप किसी शीशे को रगड़िए, इसमें कोई चीज चिपका दीजिए। ये जरूरी नहीं एक चीज हो, संसार में कोई भी चीज, आप किन्हीं 2 चीजों को, जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने आपस में रगड़ा, ऐसे काफी देर तक रगड़ेंगे, इसमें रिपल्सन फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल्ड करेगा, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक।
ये बात समझ में आई। दूसरी बात, चार्ज डिपेंड किस पे करता है? चार्ज मास पर डिपेंड करता है। आप सोच रहे होंगे नहीं, चार्ज का मास से कोई संबंध नहीं है। क्लियर? दूसरी बात, तीसरी बात, चार्ज को बताया किसने? भाई चार्ज को किसी ने बताया होगा, चार्ज ऐसे तो मामला बनाना होगा, चार्ज आ गया, आपको मिल गया, आपका काम हो गया। हम आपको बताएं पहले चार्ज की आप यूनिट जान लीजिए। यूनिट ऑफ चार्ज होता है बेटा कोलम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? सी से कूलाम होता है यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। बल्कि एक न्यूट्रॉन पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है। बात समझ में? अब आपको हम बता दें कि चार्ज के बारे में हमको किस महानुभाव ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम था, अंकल जी का बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने हमें चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, यही थे जो चार्ज के बारे में बता गए, खुद तो बता के निपट गए, हम लोगों के लिए बवाला पैदा कर गए। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की। देखिए 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों चार्ज क्या होते हैं सुने पहले। पॉजिटिव चार्ज होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन लेस हो जाए, कम हो जाए, और निगेटिव होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, मोर हो जाए। मतलब ये कि जैसे देखो, ये माना NaCl आपने पढ़ा है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसे लिखेंगे 281। क्लोरीन का होता है 17, तो इसे लिखेंगे 287। ठीक, अब देखो समझो पहले, यहां पर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी, इस पे आ गया पॉजिटिव। इसने इसको इसने ले लिया तो इस पे बढ़ गया, लेकिन इस पे निगेटिव। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पर निगेटिव चार्ज। देने वाले को क्या कहते हैं? डोनर, लेने वाले को एक्सेप्टर। लेकिन ये तो बात थी बेटा केवल रिएक्शन की, ये तो आप रिएक्शन के जरिए जान गए कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव ऐसे होता है। अब मान लो हमें पता करना है कि संसार में जो ऑब्जेक्ट हैं उस पर पॉजिटिव निगेटिव कैसे जाने। मान लीजिए कि आपको पता करना मैं पॉजिटिव हूँ निगेटिव, तो कैसे जानोगे आप? मान लो पता करना है तुम पॉजिटिव हो कि निगेटिव, तो कैसे जानोगे? मान लो पता करना है ये मार्कर पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो कैसे जानोगे? ऐसी बहुत सी चीजें हैं ना। तो हम आपको बता रहे हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को जान पाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, नोट कर लीजिएगा, शायद इन फ्यूचर आपको काम आए। चलिए नोट करिए आप। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कुछ होता है तो ह्यूमन बॉडी होती है। ठीक है, क्लियर? नंबर 1 पे उससे थोड़ा सा कम पॉजिटिव जो होता है वो ग्लास होता है, ग्लास। उससे और थोड़ा सा कम आइए तो जो पॉजिटिव होता है वो हेयर होता है। ठीक है, फिर और उससे थोड़ा सा कम आइए, नीचे और आते जाइए तो वूल होता है, वूल। फिर और थोड़ा सा कम आइए तो कैट फर होता है, कैट फर, बिल्ली की खाल। और नीचे आ जाइए फिर तो सिल्क होता है, सिल्क। फिर और नीचे आ जाइए, आपका मन ही हो रहा है तो पेपर, उससे नीचे आने पर पेपर। फिर और उससे थोड़ा सा नीचे आने पर क्या मिलेगा? कॉटन, COTTON, कॉटन। इससे थोड़ा सा और नीचे आने पर क्या होगा? वुड मिलेगा, वुड। फिर उससे थोड़ा सा और नीचे आने पर क्या होगा बता रहा हूं। वुड के बाद मिलेगा अंबर, AMBER, अंबर। थोड़ा सा और नीचे आइए तो मिलेगा प्लास्टिक, प्लास्टिक। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो मिलेगा एम्बोनाइट, एम्बोनाइट। सबसे ज्यादा निगेटिव क्या होता है? एम्बोनाइट। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्या होता है? ह्यूमन बॉडी।
ये पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम, इससे कम, कम 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 कम, सबसे कम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आप तुरंत नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए भाई। हो गया, नोट हो गया, और तुम लोग आगे पढ़ना शुरू करें। आप समझे भाई, ये बात समझ में आई। ये तो था पॉजिटिव टू निगेटिव, कि पॉजिटिव टू निगेटिव कैसे हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, दैट्स अ क्लियर। ठीक, अब ये बात समझना कि दो तरीके हैं निकालने के। एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पता कर लें, जिसपे लेस है उस पे पॉजिटिव, जिसपे मोर उस पे निगेटिव, मतलब जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो निगेटिव। और दूसरा प्रोसेस है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पढ़ लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और भी बड़ी है, अगर आप एक बार गूगल पे जाके सर्च करेंगे थोड़ा सा और बड़ी मिलेगी। ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया, ये फंडा बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में। इसके बाद हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज का मामला एकदम क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमारे बात में है कंडक्टर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किस पर? बेस्ड ऑन चार्ज। देखो, बेस्ड ऑन चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि चार्ज पर बेस होके कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। कैसे? जैसे मान लो कि मेरे हिसाब से संसार में कितने प्रकार के बच्चे हैं? 3 प्रकार के। एक वो जो बहुत पढ़ते हैं, एक वो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, एक वो जो दोनों के बीच में पढ़ते भी हैं और नहीं भी पढ़ते। बात समझ में आई? आपके हिसाब से कितने प्रकार के टीचर हैं? एक वो जिनका पढ़ाया आपके दिमाग में आ जाता है, मतलब अपर लेवल के। एक वो जिनका पढ़ाया आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, मतलब डाउन लेवल के। और एक वो जो बीच वाले हैं, मतलब बीच वाले वो नहीं, बीच वाले का मतलब कि जिनका पढ़ाया आपके दिमाग में जाता भी है और नहीं भी जाता, आधा जाता आधा नहीं जाता। वैसे सेम कंडीशन यहाँ पर है। चार्ज के बेस पे 2-3 प्रकार के ऑब्जेक्ट बनाए गए। पहला जो बना हमारा वो है कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक, सेकेंड जो बना वो बना इंसुलेटर। ध्यान से समझना भाई, कंडक्टर इंसुलेटर में कोई लापरवाही ना हो। ठीक, अब देखो, अब कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब आप अच्छे जाने। कंडक्टर क्या हो गया यहाँ पर, इंसुलेटर क्या हो गया। आप चाहें तो डाइइलेक्ट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट होता है। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन सर बताए दियो, बता रहे हो तो। डाइइलेक्ट्रिक्स एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब सुने, कंडक्टर कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ए सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू कैरी ऑन कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्टर का मतलब जिनके अंदर आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज जा सकता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने की इजाजत देते हैं। जैसे आयरन, आयरन, गोल्ड, कॉपर, इनमें सब में इलेक्ट्रिक चार्ज जा सकता है। हमारी बॉडी, बॉडी कौन सी हमारी, हमको मत देखो, देखो मेरे अंदर चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर चार्ज जाने के लिए खून चाहिए बेटा, मेरे अंदर खून है नहीं, तो ब्लड होता नहीं तो करंट लगता नहीं है। संसार में कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें करंट लगता है, तुम चेक कर लो, तुम भी कंडक्टर हो, विश्वास नहीं चेक कर लो। अगर तुमको करंट लगे तो तुम कंडक्टर, ना लगे तो इंसुलेटर। लेकिन ये चेक करने से पहले हमको बता देना कि सर हम चेक करने जा रहे हैं, तो हम 3-4 दिन बीमार रहेंगे और छुट्टी ले लेंगे, ताकि तुम्हारे घर वाले अगर हमारी खोज करें तो हम घर पर ना मिलें। तो आगे तुम समझदार हो, क्या होगा ये 2-4 घंटा में हम आईसीयू पहुंचेंगे बेटा। इसके बाद है इंसुलेटर, ये नॉट फ्लो। नॉट फ्लो का मतलब ये अपने अंदर करंट फ्लो होने ही नहीं देता। जैसे वाल मतलब दीवाल, ब्रेक मतलब ईंट, हमारा हेयर, हमारा नेल्स, इनमें सब में करंट नहीं लगता है। अगली बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स की। भैया डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, इनमें करंट लगता है, इनको हम सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं। अगर आपका मन हो तो इनको हटा के आप यहां सेमी कंडक्टर लिख सकते हैं, सेमी कंडक्टर। अब आप सेमी कंडक्टर भी बता सकते हैं। सर सेमी कंडक्टर क्या होता है, समझो भैया, सेमी कंडक्टर भी क्या होते हैं। देखो, इनमें करंट जाता भी है और नहीं भी जाता है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब सेमी कंडक्टर होते हैं। वैसे इनका मेन काम होता है ना, किसी शुद्ध ऑब्जेक्ट में अशुद्धि बना देना। ये अब ये मत पढ़ो आप, ये 12th में पढ़ना, ज्यादा डीप पढ़ लोगे तो गड़बड़ा जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट एकदम प्योर हो, मतलब प्योर कंडक्टर हो,
उसमें इनको मिला दो तो वो ना कंडक्टर रह जाएगा ना इंसुलेटर रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम आपको बताएं सोना है, गोल्ड, उससे आप कोई गहना बनाना है, अगर आप प्योर गोल्ड को गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, पूरा बहना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, तांबा मिला देते हैं। आपको पता ही, मिलाते हैं। जब मिलाते हैं तो तांबा किसका काम करता है, सेमी कंडक्टर का, मतलब वो सोने को बॉन्ड कर देता है, क्योंकि तांबे में इतनी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, तो सोने को बांधता है, तो हम आसानी से गहना बना पाते हैं। अगर ना बनाएं, अगर ना मिलाएं तो आगे आप समझदार हो। ज्यादा जानकारी के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, मतलब कंडक्टर ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, जो चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट जो चार्ज फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। और सेमी कंडक्टर वे ऑब्जेक्ट हैं जो कंडक्टर में मिल करके उसे इंसुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर जिसमें चार्ज फ्लो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई हो, थोड़ा हम लोग और आगे चलें। इसके बाद हम आगे बात करेंगे आपके टॉपिक की, इलेक्ट्रिक करंट की। लेकिन उससे पहले भी एक छोटी सी टॉपिक है हमारे लिए, भी हमने लिखा भी था, हम दोबारा आपको बता देते हैं। उसको हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये इसका मतलब होता है करंट सहने की क्षमता, करंट एब्जॉर्ब करने की औकात। जैसे देखो टेस्टर आपके घर में होता है ना, टेस्टर में पीछे देखो लगा होता है कॉपर का, मोबाइल, एल्यूमिनियम, किसी चीज का, जिसे आप टच करते हो तो पीछे आपको करंट नहीं मारता और करंट बताता भी है कि सामने वाले वायर में करंट है। अब उसी कंडक्टर को, मतलब उसी टेस्टर को आप लेके 11,000 वोल्टेज की लाइन में चले जाओ, वहां से छुआ दो, क्या होगा? फिर लोग तुमको छू छू के देखेंगे, तुम हो कि नहीं, क्योंकि वो जो ऊपर उसके प्लास्टिक लगा होता है, जो ऑब्जेक्ट लगा होता है, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर करंट कैपेसिटी करने की, करंट सहने की, करंट एब्जॉर्ब करने की क्षमता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट। लेकिन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसकी कितनी औकात है, कितनी ज्यादा करंट को ले सकता है। मान लो आपके घर में 100 वोल्ट का करंट आता है, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, 220 वोल्ट का करंट आता है, ठीक, इससे ज्यादा वो नहीं सह सकता भैया। अगर आप इसको 11,000 वोल्टेज की लाइन में छुआ दिया ना, उड़ा देगा वो। तो मतलब उसकी औकात कितनी है, 220 वोल्ट। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 220 वोल्ट। हम बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच इज एब्जॉर्ब द मैक्सिमम करंट विदाउट मेक कंडक्टर। अगेन, द ऑब्जेक्ट विच इज एब्जॉर्ब द मैक्सिमम करंट विदाउट मेक्स कंडक्टर, बिना कंडक्टर बने, उसमें करंट ना लगे, उसे क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। और द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसके बाद भैया हम बात करेंगे, आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट समझना पहले, हम इसका फॉर्मूला होता है बेटा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम यहाँ t इज इक्वल टू ले सकते हैं 1 सेकेंड, तो इसे क्या पढ़ेंगे, I इज इक्वल टू की डिफिनेशन क्या बनेगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। 1 सेकेंड में बहने वाले चार्ज को हम करंट कहेंगे। इतना आप जाने, ये चार्ज है, अगर यहां से हिला भी, थोड़ा सा भी हिला तो तुरंत करंट उत्पन्न हो जाएगा। फिर से जानिए आप, ये चार्ज है, अगर यहां से थोड़ा सा भी हिला, एकदम जरा सा हिल गया तो करंट उत्पन्न, थोड़ा सा भी हिला तो करंट उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई? आपने कूलाम पढ़ाई में आपको बताएं, एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक कूलाम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक। अब किसी ऑब्जेक्ट में इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा इधर उधर हिल गया तो समझो तुरंत करंट उत्पन्न हो गया। बात समझ में? इतना तुरंत करंट उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हो गया समझो, जैसे मान लो कि कमरे में 10 बच्चे के बैठने की जगह है, हमने उसमें से 20 पहले ही बिठा रखे हैं, तो 20 तो कचर बुचर के बैठे होंगे, कमरा गलत ले लिया, आपकी मैजिक ले लेते, जिससे आप स्कूल जाते हो, उसमें 10 बच्चों की जगह होती, 20 को पहले से बिठा के रखते हैं। अब मान लो बाय द वे, अब 20 बच्चे ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे 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 सब, पता लगा किसी की मुंडी नीचे है,
किसी का पैर नीचे, किसी का पैर ऊपर, किसी का बैग इधर, किसी की मुंडी इधर, ऐसे बैठे होते हो आप पिंड की तरह, आलू भाटा की तरह। अगर मान लो इसमें कोई एक बच्चा नीचे वाला हिला, थोड़ा सा हिला, तो क्या होगा? सारे बच्चे हिल जाएंगे। मैटर समझ में आया? आगे आप समझ जाओ फिर। वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर चार्ज तो होता ही होता है, क्योंकि चार्ज हम उत्पन्न तो करते नहीं, पहले से इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अगर एक थोड़ा सा भी एक पार्टिकल इसके अंदर का हिला किसी वजह से, तो पूरे में करंट उत्पन्न हो जाएगा। आगे हम फिर बातचीत करेंगे। ठीक, अब बात करें अगर करंट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, इसकी यूनिट होती बेटा एम्पियर, ठीक, या दूसरी और होती है कूलम पर सेकेंड। इसकी कूलम, इसकी सेकेंड, कूलम पर सेकेंड भी होती है। इतनी बात समझ में आई? आगे और जाने बेटा इसके बाद भी। इसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम अमीटर कहते हैं। इसका साइन ये होता है ए, और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक, अब दूसरी बात, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। हमेशा करंट पॉजिटिव से फ्लो होके निगेटिव की ओर जाता है, पॉजिटिव से फ्लो होके निगेटिव की ओर जाता है। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात, जो अमीटर होता है इसको हम किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल नहीं जोड़ते। सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पैरेलल में करंट बंट जाता है, अलग अलग रास्ते में डिवाइड हो जाता है, लेकिन सीरीज में करंट एक ही रास्ते में जाता है, तो तभी ये मेजर करके बता पाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हमको बताना है कि कितने आदमी आ रहे हैं, हमको एक चौराहे पे खड़ा कर दिया गया, हमको एक रोड पे खड़ा कर दिया गया, हमसे कहा गया भैया गिन के बताना है यहाँ कितने आदमी आ रहे हैं। अब पता लगा कि उससे 2 कदम पहले एक चौराहा था, 100 आदमी आए, सब अलग अलग मुड़ गए, हम खड़े ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हमको 2 आदमी दिखे, हमसे अगला पूछा कितने आदमी आए, हमने कहा 2 ही, और उसका मूड खराब, उसने कहा हम तो 100 भेजे थे। तो गलती मेरी क्या? हमको गलत जगह खड़े किया गया था भैया, हम क्या करें? पैरेलल का मतलब समझ रहे हो? एक जगह जाना और यहीं से अलग अलग मुड़ जाना, ये हो गया पैरेलल। एक दूसरे के बराबर निकल जाना, ये पैरेलल। सीरीज का मतलब एक लाइन से जाना। ठीक, तो जब करंट एक ही लाइन में आएगा तभी तो अमीटर बताएगा कि करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पता लगा तुमने इसको पैरेलल जोड़ दिया, ये करंट जा रहा है, या तुमने अमीटर लगा दिया, तो ये काज झांक के बताएगा भैया कितने लोग हो, ऐसे तो पूछेगा नहीं। तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, मेरी तरह थोड़ी ना हो। आगे बातचीत करें अगर स्कीम थोड़ी सी और, तो देखो ना पल्ले पड़े तो ज्यादा ध्यान से मत देखना, भूल जाना कि कुछ पढ़े लिखे, तो दोबारा पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, अब हम बात करें अगर सर्किट की, सर्किट कैसे होता, तो आप सर्किट भी देख लें। देखिए ये एक डंडी, फिर सर ये क्या है बेट, सब अभी चुप रहो यार, बोलो बोलो ना, ऐसे गए, ये बन गया बल्ब, ये हमने यहां लगाया है अमीटर, अमीटर, ठीक, और यहां पर सेल है, ये कुंजी है, और ये जुड़ गया, इसको के लिख सकते हैं, इसको सेल बोल सकते हैं। सेल में जहां बड़ी डंडी हो, ठीक है, जहां बड़ी डंडी हो उसे प्लस बोलते हैं, जहां छोटी डंडी, जहां बड़ी हो वहां प्लस, जहां छोटी हो उसे माइनस। ठीक, अब देखो सेल और बैटरी में एक डिफरेंस होता है, किसमें? एक तो होता है सेल में, ये सेल है, ठीक, और ये पूरी की पूरी क्या है? बैटरी। हमने गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी बेटा, ये बैटरी है। जहां पर 1 मोर देन सेल हो, एक से ज्यादा सेल, तभी क्यों ये सेल है। अभी मान लो इसमें और हम मैटर को जोड़ दें, ये लो, ये अब ये क्या बन गई? बैटरी बन गई। अगर केवल एक सेल है तो सेल, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल लगा है तो वो सेल, और अगर कई सेल लगे हैं तो वो बैटरी। ठीक, ये अमीटर, पॉजिटिव कहां होगा? ये निगेटिव, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, देखो पॉजिटिव से ये जा रहा है ऐसे, बात समझ में आ रही है? समझो ना, जहां ना रहा पूछो। अब देखो चाहे अमीटर इधर लगा दो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, अमीटर आप इधर लगा दो, इधर। आप बताओ अमीटर किधर ज्यादा सही है, इधर कि इधर? समझ के बताना, सोच समझ के बताना। इधर नहीं, इधर ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि बल्ब ये लगा है। दूसरी बात, कुंजी ये लगी है, कुंजी।
जैसे ही कुंजी पुश करेंगे वैसे करंट इधर से जाएगा, बल्ब से होते हुए आएगा, तो हम बता पाएंगे टोटल कितना करंट आया। ये बात समझ में आई? ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है, ये करंट का, ये वो करंट ऐसे ऐसे जाएगा। बाकी बातें थोड़ा और आगे बढ़ के हम देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया क्लियर सर, चार्ज क्लियर हो गया, बैटरी हो गई, सेल हो गया। हम आपको कुछ सिंबल बता देते हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे। ऐसे नोट में दिया है रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत सी चीजें दी गई हैं, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब करंट और चार्ज के बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली रिक्वेस्ट आपसे है, पढ़ाई करते रहो बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ो। 10th 12th का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ना ये पूरे फ्यूचर के लिए काम आता है। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में कोई वीकनेस ना लाओ, जम के एकदम चिपक के पढ़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई।